नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम ये 23 जनवरी 2022 का यूपी टेट प्राइमरी लेवल का पेपर है, जिसमें हम मैथ और साइकोलॉजी दोनों चीज़ों को डिफाइन करेंगे। आज हम मैथ के 30 क्वेश्चन और अगली वीडियो में साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन। और ये जो पेपर था 23 जनवरी को, ये पहले हुआ था लेकिन पोस्टपोन्ड हो गया था लीक की वजह से। तो ये पेपर फिर 2022 में हुआ और ये पेपर 2-4 साल पहले जब पेपर आया था उसका एक बिल्कुल सेम टू सेम फोटोकॉपी समझ लीजिए। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं कि जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको सारी चीज़ें लेटेस्ट मिलती रहेंगी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन समय समय पर आज की तरह आपको कराते रहेंगे। तो ये डी सीरीज़ है प्राइमरी लेवल की। तो डी सीरीज सॉल्व करते हैं मैथ का। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि 10 की पावर 3x = 125 हो तो 10 की पावर -2x का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन है। ए दे रखा है इसका ऑप्शन 25, बी दे रखा है 1/5, सी दे रखा है 1/25, डी दे रखा है 1/-25। तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बता दूं जो दिया है उसको लिख लीजिए। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की घात 3 लिख सकते हैं। 5 की घात 3 लिख सकते हैं। आपको पता है 3 से 3 काट दे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे 3 से 3 काट दिया। x 10 की पावर x = वैल्यू आ गई 5। आपको 10 की पावर x की वैल्यू 5 आ गई। आपको चाहिए 10 की पावर -2x। तो यहाँ पे -2x की गुणा 2 की गुणा करेंगे, यहाँ भी -2 की गुणा करेंगे। तो 10 की पावर -2x = हो जाएगा 5 की पावर -2 और 5 की पावर -2 को अगर अपॉन में लिखेंगे 5 की घात 2 हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं 1/25। क्या बोलते हैं 1/25। तो आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों पूरा वीडियो देखें, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करूंगा और आप इसी आधार पर प्रीवियस क्वेश्चन समझ सकते हैं किस प्रकार के यूपी टेट में आते हैं। क्वेश्चन बहुत टफ भी आए हैं। दूसरा क्वेश्चन है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 और शेषफल 43 आता है तो वह संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन दे रखा ए 56, ऑप्शन नंबर बी 76, ऑप्शन नंबर सी 86, ऑप्शन नंबर डी 96। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो करेंगे। क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल दे रखा 43, प्लस की जगह प्लस लगा दिया। भागफल आपको किसी संख्या को इतने से भाग देने, भागफल आपको निकालना है। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है। और भाजक आपको दे रखा भाजक दे रखा आपको कितना, भागफल दे रखा है ना 167 भागफल है और भाजक आपको निकालना है। और भाज्य दे रखा है 16,075। सबसे पहले माइनस करेंगे, प्लस वाले को इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा 43। 1632 और x गुणा 167, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1632 बटे 167। इससे काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 96। इससे डिवाइड कर देंगे 167 से 16,032 को, आंसर आ जाएगा 96। इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ये डी सीरीज है, डी सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तीसरा कह रहा है 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, कितनी है। ऑप्शन दे रखा ए, ऑप्शन दे रखा ए 15, बी दे रखा है 14, सी दे रखा है 25, डी दे रखा है 16। आपको पता है, मैंने बताया था 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं, 51 से लेके 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती हैं। तो 1 से लेके 100 तक हो जाएंगी 10 और 15 25। आपसे पूछा जाएगा 1 से लेके 50 तक कितनी होती है, 15। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपसे 50 से 100 तक पूछे तो 10 हो जाएगा, 1 से 100 तक पूछे तो 25 हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ट्रिक भी मिलेगी कि 1 से लेके 100 तक की संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सारी चीज़ें बताई हैं। तो इसका आंसर होगा 15 ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं साथियों। कह रहा 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना, 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है, 3 अधिक है। क्लियर आ रहा है ना? चलिए वेरी गुड, क्लियर आ रहा है। छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है। आगे कह रहा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग, के 3 गुने का योग 71 है। तो वे संख्याएं कौन सी हैं? ए ऑप्शन दे रखा है इसका 11 9, बी ऑप्शन दे रखा है इसका 43 8, सी ऑप्शन दे रखा है इसका 17 1 और डी ऑप्शन दे रखा है 14 5 ये दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं में बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या मान ली मैंने x, छोटी मान ली मैंने y। कह रहा है बड़ी संख्या का 2 गुना 2x और छोटी संख्या का 5 गुना 5y। छोटी संख्या का 5 गुने से 3 अधिक है। बड़ी संख्या का 2 गुना जो है इसके 5 गुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। इससे 3 अधिक है ये वाला, तो इसका मतलब हमें इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x, इसको ले जाएंगे इधर -5y = 3। दूसरा कह रहा है बड़ी संख्या के 4 गुने 4x और छोटी संख्या के 3 गुने 3y का योग 71 दे रखा है। तो इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई, इक्वेशन सेकंड ये हो गई। दोनों को सॉल्व करेंगे 2x - 5y = 3। आपको x बराबर करना है, तो x बराबर करने के लिए 2 की गुणा यहाँ करनी पड़ेगी। तो 2 की गुणा करेंगे पूरे फंक्शन में, 4x + 3y = 71। तो 4x - 10y = 6। माइनस कर देंगे, प्लस माइनस तो घटाएंगे, साइन चेंज हो जाते हैं, ये कट जाएगा। 10 और 3 13, यहाँ लिख देता हूँ मैं 13x = 71 में से 6 गए 65, 13 पंजे 65। x की वैल्यू आ गई 5। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो इसका मतलब एक संख्या 5 आ रही है, एक संख्या आपकी 5 आ रही है। और दूसरी संख्या कितनी आ रही है? दूसरी संख्या आ रही है आपकी 5 किस कहीं आ रही है, ये आ रही है 5, ये आ रहा है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 5 और किसी में नहीं आ रहा, 5 मिल गया इसमें। तो आपका आंसर आ गया कितना?
14 और 5, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना है, जितना हो गया उससे अगर आंसर मिल रहा है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए उतना ही काफ़ी है, क्योंकि आपको अच्छे से करके नहीं दिखाना, आपको सिर्फ आंसर चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी? क्वेश्चन दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है 8 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दे रखा है 4 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दे रखा है 12 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो 8 अट्ठे 64 हो गया क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल बराबर है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपको दे रखी है 16, तो 16 रख देंगे लंबाई की जगह, तो 16 चौका 64, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इस लेसन ऐसे पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है 14/33, 42/55 और 21/22 का में से होगा। ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ए 17/330, बी 7/330, सी 330/17 और 330/7। दोस्तों मैंने एचसीएफ एलसीएम के चैप्टर में पढ़ाया था कि जब फ्रैक्शंस में, जब भिन्न में संख्याओं का ले से और में से पूछता है तो अंशों का हम वो निकालते हैं जो पूछा जाता है। तो 14, 42 और 21 का जो पूछा है वो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? में से। तो 14, 21 और 42 का, 14 का और 21 का जो में से आएगा, ऐसी संख्या आएगी जो इन दोनों का अंतर होगी, सबसे छोटी और इससे जस्ट बड़ी। क्या आएगा? 7। 7 में से किसका आ रहा है? 7 में से इसका आ रहा है ऊपर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए √3 + 2, बी दे रखा है √6 + 1, सी दे रखा है 2 + √5 और डी दे रखा है √2 + √5। आपको इस क्वेश्चन का वर्गमूल निकालने के लिए, देखिए ये क्वेश्चन एक बार केंद्रीय विद्यालय के पीजीटी में आया था, इस टाइप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में भी आ गया। तो ये वर्गमूल निकालने का जो क्वेश्चन है, ये कई बार अब ज़्यादातर ट्रेंड में है, ये आता है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को समझना है। अगर आप 7 + 2√10 का क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, तो इस पर रूट लगाना पड़ेगा। आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। ये जो वैल्यू है ये 2 × ab की वैल्यू है। तो अगर ab की वैल्यू हम, तो इसके 2 फैक्टर कर लीजिए, a और b, तो इसके 2 फैक्टर आएंगे 2 और 5, 2 और 5 मिला के हो जाएंगे 7।
तो 2 और 5 का वर्गमूल ये हो जाएगा डी। 2 और 5 आ जाएगा √2 प्लस √5, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप वर्ग करके देखेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो डायरेक्ट यही आएगा आंसर, ठीक है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि पहली जो संख्या है 7 उसका ऐसे 2 फैक्टर करो इस वाली संख्या के, यहाँ वाली के, कि उसके 2 फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई करें ये आए और जिनको जोड़ें ये आए। तो 5 दूनी 10, तो 5 दूनी 2 और 5 हो गए इसके फैक्टर, तो 2 और 5 किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, ये रूट में हो जाएंगे दोनों। ये आंसर इसका बिल्कुल सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक उभयनिष्ठ भुजा की एक उभयनिष्ठ को बोलते हैं भाई कॉमन, क्या बोलते हैं, कॉमन उभयनिष्ठ भुजा है। और कह रहा है यदि त्रिभुज की भुजा 4√3 सेंटीमीटर है तो कह रहा है इस आकृति का परिमाप क्या होगा, इस आकृति का परिमाप क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं इसके दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं ए 16√3 16/9 √3/4 +1, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 6 सही 2/3, सी ऑप्शन दे रखा है 5 सही 1/3 और डी ऑप्शन दे रखा है 16/9। आपको पता है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज, ये वर्ग है और समबाहु त्रिभुज मैंने बना दिया ये, क्योंकि अगर ये जितनी है उतनी ये होगी, उतनी ये होगी, और इधर भी ये वर्ग है तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो सारी भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो इस भुजा की लंबाई दे रखी है 4/3। तो जब परिमाप निकालते हैं किसी भी फिगर का, तो अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से निकाल दीजिए, नहीं याद तो उसकी सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए। जो आउटर भुजाएं हैं, जो यहाँ से परिमाप जो निकाला जाता है, यहाँ से चलिए ये घूम के ऐसे 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 जो आएंगे यहीं आ जाएंगे, तो जो उसके चारों ओर पास घूमने वाली जो भुजाएं हैं उनका आप परिमाप निकाल दीजिए, उनको जोड़ दीजिए। कितनी भुजा हो जाएंगी, 1 2 3 4 और 5 भुजा हो गई, और एक भुजा की लंबाई है 4/3, तो हो जाएगा 5 चौक 20/3। इसको भाग दे देंगे, 3 6 18 2/3, इसका परिमाप आ जाएगा 6 सही 2/3। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित है। 99 से कौन सी संख्या विभाजित है, ए ऑप्शन दे रखा है 1 3 5 7 9 2, बी ऑप्शन दे रखा है 1 1 4 3 4 5, सी ऑप्शन दे रखा है 35 72 40 6 और डी ऑप्शन दे रखा है 91 34 62। दोस्तों 99 के 2 फैक्टर हो जाएंगे, 9 से 11 11 99 कितना हो जाएगा, 11 99 99 हो गया, 11 9 जा 99, तो इसके 99 के 2 फैक्टर हो गए 9 और 11। यदि कोई संख्या 9 यानी कि 9 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करता है और 11 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या पूरी 99 से विभाजित हो जाएगी। तो आप इसमें देखेंगे कि भाई अगर हम देखेंगे इसको, तो ये सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग और विषम स्थानिक संख्याओं का योग,
2 और 7 9 और 3 12 माइनस 9 और 5 14 और 1 15। इनका अंतर क्या हो रहा है? 0 नहीं है और ना ही 11 है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। 5 3 8 8 और कितना हो गया? 11। 5 3 8 8 और 11 कितना हो जाएगा? 5 3 8 8 और 1 9 9 हो गया। अब हो जाएगा 4 4 8 और 1 9 9 में से 9 गया 0, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसको काट के देख लीजिए, 9 से काट के देख लीजिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम ऑफ संख्याएं, नंबर ऑफ संख्याओं का जो योग है, दी हुई संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 4 और 5 9, ये कट गया। और देखिए 3 और 4 और 3 7 8 और 1 9, ये भी 9 से कट गया। तो इसका मतलब है पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये संख्या आपकी 99 से कट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पाई क्या है? पाई क्या है? ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, कई बार आया है। पाई क्या है? नंबर 1 अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। नंबर 2 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। नंबर 3 पूर्णांक। नंबर 4 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो दोस्तों मैंने बताया था पाई जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान क्या होता है? 22/7। पाई का मान 22/7। यदि 22/7 को पूछता तो ये परिमेय होती, और यदि पाई को पूछा है तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन। ये पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, 3/2 है, तो कह रहा है लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए 33 सही 1/3% हानि। बी दे रखा है 33 सही 1/3% लाभ। सी दे रखा है 33 सही 1/8% लाभ। और डी दे रखा है 33 सही 1/8% हानि। साथियों आपको बता दूं इस क्वेश्चन को करने से पहले कि क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी जो है उसके विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य का 3/2 है। इसका कर दीजिए 3/2, तो एसपी नीचे आ जाएगा सीपी बटे एसपी, इधर हो जाएगा 3/2, 3/2। सीपी खरीदा कितने का? 3 का। बेचा कितने का? 2 का। तो जब खरीदा कितने का? 3 का, और बेचा आपने 2 का, तो 1 का क्या हो गया? लॉस। तो 1/क्रय मूल्य नीचे आएगा मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%, वो भी हानि। क्या होगी? हानि, क्योंकि 3 का खरीदा, सीपी 3 है, बेचा एसपी 2 है, तो 1 की हानि होगी। 33 सही 1/3% हानि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 क्वेश्चन है 12वां, 12 1 0 1 2 को 12 से भाग देने पर, को 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? ए दे रखा है 4, ए दे रखा है इसका 2, बी दे रखा है 0,
सी दे रखा है 4, डी दे रखा है 3। दोस्तों 12 1 0 1 2, इसको 12 से भाग देंगे। 12 से भाग देंगे तो देखिए 12 से 12 कट जाएगा एक बार, इसमें जाएगा नहीं 10 में भाग, 101 में 12 से भाग देंगे, 12 8 96, 96 कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, कितना बचेगा 5, 5 बचेगा। अगली 2 संख्या उतारनी 2, तो 12 चौक 48, 48 कट जाएगा तो कितना बचेगा 4, शेषफल कितना बचेगा 4। डायरेक्ट इसको भाग कर देंगे और भाग करके देख लेंगे क्या शेषफल बच रहा है 4। 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या आया, सी ऑप्शन होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 378 गुणा 236 गुणा 459 गुणा 312 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इसके ऑप्शन निकाल लो, लिख लीजिए 8 6, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 और डी ऑप्शन हो जाएगा 2। देखिए 378 गुणा 236 गुणा 459 गुणा 312, 2 9 18, 8 6 48, 8 8 64, इकाई अंक क्या आया, इकाई अंक आ गया 4। इकाई अंक क्या आ गया 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आंकड़ों का, यदि दिए गए आंकड़ों का माध्य, दिए गए आंकड़ों का माध्य 4.5 है, 4.5 है, तो उसका माध्य क्या होगा, तो उसका मीडियन पूछा है जिसको बोलते हैं माध्यक, क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ए 6, बी 5.5, सी 4.5, डी 5। आंकड़े दिए हैं इसके, आंकड़े लिख लेते हैं 5 7 7 8 x 5 4 3 1 2, ये आंकड़े हैं। आपको पता है माध्य जो होता है उसको हम औसत बोलते हैं। औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। माध्य दे रखा है तो इसका मतलब औसत दे रखा है, औसत रख देंगे 4.5 बराबर योग आपको निकालना है और टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से गुणा कर देंगे, इधर 10 का भाग देकर इधर गुणा कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 45, 45 x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू 45 आ जाएगी तो भाई अब आपको पता है x की वैल्यू 45 आ गई तो यानी कि क्या आ गया, योग आ गया 45, योग आ गया, योग आ गया आपका 45 योग आ जाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें ये देखेंगे कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है, आप फॉर्मूले से निकालेंगे भाई कि 45 जो हो जाएगा 45, इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ देंगे 7 5 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 और 5 27 और 5 32, 32 और 4 36, 36 और 3 39, 39 और 1 40 और 2 42, 42 प्लस x इज इक्वल टू 45, x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू अगर हम 3 रख देंगे तो अब इनको 3 यहाँ रख दीजिए। अब इनको रखिए असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में पहले आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद एक और 3 आएगा, फिर आएगा आपका 4, 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा एक और 5, एक और 5, ये 5 आ गया, 5 आ गया, फिर आएगा 7 7 8, 7 7 8, दिख रहा है ना। चलिए अब देख लीजिए 10 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं। मिड वैल्यू निकालनी है आपको, बिल्कुल मीडियन निकालना, मिड वैल्यू
मिड वैल्यू निकालेंगे 1 2 3 4 5, 5 यहाँ से इधर ये हो जाएंगी और 1 2 3 4 5 यहाँ से इधर ये हो जाएंगी। तो इनके बीच की संख्या निकालेंगे, इन दोनों के बीच की संख्या क्या हो जाएगी 4.5। क्या हो जाएगी 4.5। 4.5 बिल्कुल सही आंसर है इसका, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ये भी आ रहा था आंसर, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा विचरण का विश्लेषण नामक विधि किसने दी? तो इसको बोलते हैं वेरिएंस ऑफ एनालिसिस के जो मेथड है वो किसने दिया? ए ऑप्शन दे रखा है इसका गाउस ने नहीं दिया। बी ऑप्शन दे रखा है आर ए फिशर। बी सी ऑप्शन दे रखा है न्यूटन। और डी ऑप्शन दे रखा है लाप्लास। ना इसने दिया, ना न्यूटन ने दिया, ना गाउस ने दिया। जो वेरिएंस ऑफ एनालिसिस का मेथड दिया है आर ए फिशर ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका जो है एक क्वेश्चन दे रखा है, ये इसमें कह रहा है कि ए बी सी ये त्रिभुज है, इसके अंदर डी ई एफ दे रखा है। डी ई एफ पूछ रहा है कि डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज बनने हैं 1 2 3 4। तो डी ई एफ का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, वो हो जाएगा पूरे क्षेत्रफल ए बी सी के क्षेत्रफल का 1/4 भाग। क्या हो जाएगा ए बी सी के क्षेत्रफल का 1/4 भाग। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, इसका ऑप्शन दे रखे हैं, बड़े ऑप्शन है। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट निकालेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य है, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य ए ज्यामिति माध्य जी और हरात्मक माध्य एच है, तो कौन सा संबंध सही होगा? ए ऑप्शन दे रखा है ए इज लेस देन इक्वल जी इज लेस देन इक्वल एच। बी ऑप्शन दे रखा है ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन इक्वल एच। सी ऑप्शन दे रखा है ए इज ग्रेटर देन एच इज ग्रेटर देन जी। और डी ऑप्शन दे रखा है ए इज ग्रेटर देन जी और लेस देन इक्वल एच। दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल जी और जी इज ग्रेटर देन इक्वल एच। बी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो ए है, ए एम जो होता है अर्थमेटिक मीन, वो बड़ा होता है या इक्वल होता है जी एम के ज्योमेट्रिक मीन के, और ये जो बड़ा होता है या इक्वल होता है हार्मोनिक मीन के। ये आपने AP GP HP पढ़ी होगी 12th क्लास में, ये वहाँ से क्वेश्चन है, वहाँ से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन, ये जो संबंध है ये वहाँ पे दिया है 12th क्लास में, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अंतर, यदि दो संख्याओं का अंतर 5 और गुणनफल 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? व्युत्क्रम को बोलते हैं भाई रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए 31/36, बी 5/36, सी 9/5, डी 5/9। साथियों, दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई दे रखा 5, x इंटू वाई दे रखा है 36। आपको 1/x माइनस 1/y की वैल्यू निकालनी है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई, ऊपर हो जाएगा x माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 5, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी? 36। तो क्या हो जाएगा? 5/36। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे? 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितवान प्रतिभावान कौन थे? क्वेश्चन है दोस्तों, 20वीं सदी के जो गणितज्ञ हैं वो हैं आपके श्री रामानुजम। तो ये आपको श्रीनिवास रामानुजम का आंसर बिल्कुल सही है। आपको पता है कि 20वीं सदी में सबसे लास्ट में जो हमारे भारतीय गणितज्ञ हुए थे वो श्रीनिवास रामानुजम हुए थे। तो वो ही 20वीं सदी के स्वशिक्षित गणितज्ञ थे, तो उनको बोला गया है। ये उनका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 660 मीटर स्क्वायर तथा उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, तथा उसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। कितनी है? दोगुनी है। तो कमरे की ऊंचाई और कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है। ऊंचाई 11 मीटर है। तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों इसके, ए 150 मीटर स्क्वायर, बी 200 मीटर स्क्वायर, सी 75 मीटर स्क्वायर और डी 100 मीटर स्क्वायर। ये दे रखा है क्वेश्चन। इसके ऑप्शन मैंने दे दिए हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। चलते हैं इसके क्वेश्चन को। देखिए, कमरे की चार दीवारी का क्षेत्रफल होता है 2HL प्लस बी, ये होता है। इसका वैल्यू दे रखी है 660 मीटर स्क्वायर। आपको पता है ऊंचाई दे रखी है कितनी? ऊंचाई दे रखी है 11, तो 2 गुणा 11। और लंबाई दे रखी है इसकी, लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। यदि चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगी दोगुनी, बराबर 660। 11 छिक्के 66 और 2 तिया 6, 30 आ गया। और 3x बराबर 30, तो x बराबर हो जाएगा 10। x की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी इसकी 3 दूनी 6, 10 दूनी 20 और चौड़ाई हो जाएगी इसकी 10। लंबाई और चौड़ाई आपकी दे रखी है, तो दोनों की गुणा कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा L इंटू बी
20 गुणा 10, एलसीएम क्षेत्रफल आ गया 200 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a/3 b/4 c/7 हो तो a + b + c/c का मान होगा। a + b + c/c का मान होगा। मान पूछा है। ए ऑप्शन दे रखा है इसका 7, बी ऑप्शन √2, सी ऑप्शन 1/√7 और डी ऑप्शन 2। ठीक है, तो इसको करेंगे। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 7। वहाँ रख देंगे 3 + 4 + 7/7 हो जाएगा 7 दूनी 14/7। आंसर आ गया 2। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। इसको मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन रीजनिंग का है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5 जनवरी 1991 को शनिवार था। तो 3 मार्च 1992 को क्या होगा? ए ऑप्शन दे रखा है सोमवार, बी ऑप्शन दे रखा है शनिवार, सी ऑप्शन दे रखा है मंगलवार, डी ऑप्शन दे रखा है रविवार, जिसको इतवार भी कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको पता है 5 जनवरी 1991 को यदि शनिवार है तो अगले वर्ष इसी दिन 5 जनवरी 1992 को 1 प्लस हो जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रविवार। अब 5 जनवरी के बाद आप लगा दीजिए 3 मार्च तक कितने दिन होते हैं। तो 5 जनवरी से 31 की जनवरी होती है, 5 घटा दो 26 दिन तो ये हो गए। और 1992 लीप वर्ष है तो इसमें 29 दिन की होगी फरवरी, 29 और जोड़ दीजिए और 29 फरवरी होगी ख़त्म। फिर 3 दिन और जोड़ दीजिए। दिन हो गए टोटल कितने? 9 दूनी 18 का 8, 5 58। 58 में आप साप्ताहिक 7 से भाग दे दीजिए। तो साप्ताहिक 7 से भाग देंगे, 7 7 8 56, यानी कि 8 बार कट गया, यानी कि 2 दिन शेष बच गए। तो 2 दिन शेष बच गए तो रविवार था। रविवार के बाद 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सोमवार। सोमवार के बाद मंगल। कौन सा आएगा? सी, मंगलवार बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 की पावर -3, 1/4 की पावर -2 और इसमें भाग दे रहा है 1/4 की पावर -3 से। तो भाग देंगे इसमें दोस्तों। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है इसके? ऑप्शन ए दे रखा है 5/24, बी दे रखा है 11/64, सी दे रखा है 1/16 और डी दे रखा है 3/64। ठीक है, इसको करेंगे। देखिए जब पावर माइनस होती है तो जब उल्टा करते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। 3 की घात 3 हो जाएगा, -4 की घात 2 हो जाएगा और इसमें भाग देंगे, उल्टा कर देंगे इसको भी, 4 की घात 3 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 -4 चौक 16 बटे 4 चौक 16 चौका 64। तो 64 किस में आ रहा है? नीचे 2 में आ रहा है। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ये और ये हो सकते हैं। इसको घटा लीजिए। 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 11/64। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों।
अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन भुजाओं से मिलकर कैसे त्रिभुज संभव हो सकता है। तीन भुजाओं से मिलकर कैसे त्रिभुज संभव हो सकता है, तो ये बताना है। क्वेश्चन कह रहा है, ये 24वां क्वेश्चन है। एक त्रिभुज की रचना के लिए, एक त्रिभुज की रचना के लिए संभव भुजाएं ऑप्शन दे रखा है। ए, ये दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, 9.2 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। बी दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। सी दे रखा है 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर। डी दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, 105 मिलीमीटर और 39 मिलीमीटर। तो दोस्तों इसको कर देख लेंगे, इसमें हो जाएगा। त्रिभुज का जो होता है वो होता है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो इसका बनेगा, देखिए तीसरी दो, इन दोनों का ले लीजिए योग, इन दोनों का योग ले लीजिए, इससे बड़ा हो जाएगा। इन दोनों का योग ले लीजिए, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और चाहे इन दोनों का योग ले लीजिए, इससे बड़ा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दो भुजाओं का, किन्हीं भी दो भुजा, कोई सी भी दो भुजाएं ले लीजिए, उनका योग या तो बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से या उसके बराबर होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनना संभव हो पाएगा। इसलिए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 25वां। इसको मिटा देता हूं मैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है √3 3√4 4√5 को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन दे रखा है। ए 3√4 √3 4√5। बी ऑप्शन दे रखा है √3 3√4 √4√5। सी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। और डी ऑप्शन दे रखा है 4√5 3√4 और √3। साथियों इनको निकालने के लिए आपको बता दूं, √3 3√4 4√5 को लिख लीजिए। जब हम यहाँ से रूट हटाएंगे तो इन पर घात लग जाएगी 1/2। इस पर घात ये हटाएंगे, इस पर लग जाएगी 1/3। ये 4 हो जाएगा, इसके ऊपर ये हो जाएगा 1/4। अब आप पावर्स का एलसीएम ले लीजिए। पावर का एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम आएगा 12। 12 बनाने के लिए यहाँ कितनी गुणा करनी पड़ेगी? 6 की ऊपर, यहाँ 4 की, यहाँ 4 की, यहाँ 3 की, यहाँ 3 की। ये हो जाएगा, बेस सबका 12 हो जाएगा। बेस सबका 12 हो गया, 3 की घात 6, 4 की घात 4 और ये हो जाएगा लास्ट का 5 की घात 3। तो 3 की घात 6 को लिखेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, 27 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया 243 तिया 729 और ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका हो जाएगा 256 और ये हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125। तो सबसे छोटी संख्या आ गई आपकी ये। तो ये वाली मतलब ये वाली पहले आएगी, ये वाली पहले किस में आ रही है? डी में आ रही है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आरोही क्रम, ठीक है ना। आरोही क्रम कौन सा होता है? पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो आरोही छोटी से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। ये सी सेट डी सीरीज है यूपी टेट की और ये आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से, यदि
अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से छोर मतलब दोनों किनारों से प्रेक्षण बोले तो आंकड़े हटाए जाएं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? ये ऑप्शन दे रखा है माध्यक बहुलक, बी दे रखा है माध्य और माध्यक, सी दे रखा है बहुलक और माध्य, डी दे रखा है माध्यक, डी दे रखा है माध्य और बहुलक। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो माध्य होता है उसको हम मीन बोलते हैं इंग्लिश में, माध्यक को मीडियन बोलते हैं, बहुलक को मोड कहते हैं, मोड। तो ये अगर आपको इंग्लिश में आप समझ सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स इंग्लिश में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है। तो क्वेश्चन अगर हम देखें तो यदि आंकड़े अगर लास्ट के और शुरू के हटाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो है एक तो माध्य प्रभावित होगा और एक बहुलक प्रभावित होगा, क्योंकि मीडियन तो एक इधर का हटा रहे हैं, एक भाई ये संख्या है 5 है, तो अगर हम लास्ट का ये हटा दें मीडियन तो फिर भी वही रहेगा बीच की संख्या, तो मीडियन प्रभावित थोड़ी होगा। प्रभावित कौन होंगे? माध्य और बहुलक। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, माध्य और बहुलक प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 27 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन में घन के सभी फलकों को रंगा जाता है, घन के सभी फलकों को रंगा जाता है। इसे यदि इसे 1 घन सेंटीमीटर क्यूब वाले घन काटे जाएं तो 1 सेंटीमीटर घन वाले कितने घनों की एक फलक रंगीन होगी? तो इसको ऑप्शन दे रखें, ए 27, बी 142, सी 54 और डी दे रखा है 42। ठीक है, तो देखिए पहले मैं बता दूं, ये मान लीजिए घन है, इस घन की भुजा जो है ये 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसमें से हमने 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर के 5 घन काट लिए, 1 2 3 4। अब इसके फलक कितने होते हैं घन में 6 होते हैं। घन में फलक कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 फलक होते हैं। और इसमें जो है 12 कोने होते हैं, 12 कोने और भाई मेरे नहीं 8 कोने होते हैं और 12 भुजा होती हैं। तो एक फलक सामने, एक पीछे फलक है, एक ऊपर है, एक इसके नीचे और एक इधर, एक इसके इधर। तो अगर हम साइड वाले घनों को हटा दें तो बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक फलक पे 9 घन बच रहे हैं, जिनकी एक भुजा रंगीन होगी, एक साइड रंगीन होगी। तो फलक कितने? 6 की गुणा कर देंगे, 6 निम्मा 54। तो कितने घन हो जाएंगे टोटल?
टोटल घन हो जाएंगे 54, जिनकी एक फलक रंगीन होगी। सामने वाले जो घन होंगे वो रंगीन होते हैं, कॉर्नर वाले 2 सतह रंगीन वाले होते हैं, कोने वाले साइड वाले 2 सतह वाले होते हैं, कोने वाले 3 सतह वाले होते हैं। जो सामने होते हैं फ्रंट पे, उनकी एक सतह रंगीन होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन यह है। तो साथियों, ए ऑप्शन दे रखा है इसका 180 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है 450 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है 540 डिग्री और डी ऑप्शन दे रखा है 360 डिग्री। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है, योग बराबर n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। तो दोस्तों योग जब निकल के आएगा, n होता है भुजाओं की संख्या, तो n कितनी है, पंचभुज है तो 5 भुजा हो गई -2 इंटू 180। तो 5 में से 2 गए 3, 3 गुणा 180, 18 दूनी 36, 18 3 54, 540 योग आ गया, 540 आ जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29वां क्वेश्चन, ठीक है। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। 29वां क्वेश्चन कह रहा है, एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में है। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में है और कह रहा है जब धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो 8 मीटर खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की लंबाई क्या है? खंबे की लंबाई क्या होगी? ये क्वेश्चन दिया है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए 25 मीटर, बी दे रखा है 21 मीटर, सी दे रखा है 12 मीटर और डी दे रखा है भाई 30 मीटर। करते हैं इस क्वेश्चन को। 4/7 और 1/3, 4/7 का भी 1/3 निकाल लिया तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 21 बनाने के लिए 3 की गुणा यहाँ और 3 की गुणा यहाँ, 7 की गुणा यहाँ, 7 की गुणा यहाँ, तो हो जाएगा 3 चौक 12/21 और ये हो जाएगा 7 या 21, 7/12, 7/21। तो कितनी आ गई टोटल भुजा आ गई, नीचे वाली लंबाई आ गई, नीचे वाली होगी फुल माप 21 कहाँ है? 21 बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 21 इसका बिल्कुल सही आंसर है। 21 मीटर खंबे की पूरी लंबाई है। 21 मीटर खंबे की पूरी लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसके ऑप्शन लिख देता हूँ 30 में के। ए दे रखा है 20 दिन, बी दे रखा है 10 दिन, सी दे रखा है 40 दिन और डी दे रखा है 30 दिन। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, डायरेक्ट इसको सॉल्व करता हूँ। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं और ए और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? 60। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। ए बी सी मिलकर करेंगे 2a + b + c, क्योंकि इन सबको जोड़ेंगे। ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। a + b + c =
दोनों मिलकर कर तीनों मिलकर कितना खाते हैं 5 + 4 + 3 यानी कि 12। तो 2 का भाग दे देंगे 12 में 6, कितना आ जाएगा a + b + c। एक दिन में 6 खाते हैं, तो जब a + b + c एक दिन में 6 खाते हैं और पूछा क्या है, पूछा है a अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो a किसमें नहीं कर रहा, इसमें नहीं कर रहा, b और c एक दिन में कितना खाते हैं 4, b और c 4 खाते हैं और तीनों मिलके 6 खाते हैं। तो a की खुराक कितनी हो जाएगी 2। a की खुराक एक दिन में 2 है, तो एक दिन में 2 खाएगा तो 60 रोटी कितने दिन में खाएगा 30 दिन में। तो आंसर आ जाएगा डी 30 दिन, बिल्कुल इसका सही आंसर है। साथियों ये था हमारा मैथ का आपका पेपर जो कि हमने पूरा सॉल्व करके दिखाया। आप लोग इसको एक बार फिर से रिवीजन करें और आई होप इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में यूपी टेट में आएंगे तो आप अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं साइकोलॉजी के लिए अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।